So we'll go ahead with next three topic of this chapter. अभी हमारे प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस चैप्टर के टोटल 3 ही टॉपिक बाकी रह गए। एक है पैरेलल रेजोनेंस, एक है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जिसको तुम क्यू फैक्टर बोलते हो, और एक है चोक कॉइल। चोक कॉइल मैं हर साल रीडिंग असाइनमेंट देता हूँ, 4 लाइन्स है, वो आप खुद ही पढ़ोगे। तो हमारा इफेक्टिवली 2-3 टॉपिक्स आर रिमेनिंग, पैरेलल रेजोनेंस एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। लेकिन ये जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है ये बेसिकली सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए ही एप्लीकेबल है। मतलब सीरीज रेजोनेंस मुझे वापस रिवाइज करवाना पड़ेगा, तो दैट वी विल डू वेरी क्विकली। तो वी विल स्टार्ट विथ रेजोनेंस सर्किट्स अगेन, बट इट विल बी अ वेरी क्विक रिकैप। तो एज यू रिमेंबर, पहले तो आपको रेजोनेंस सर्किट्स का बेसिक्स पता होना चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था व्हाट आर रेजोनेंस सर्किट। तो जब हम लोग एक सर्किट में फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज चेंज्ड, तो होता ऐसा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। रिमेंबर, ये सीरीज एलसीआर सर्किट या एनी सर्किट विच इज हैविंग कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, कैपेसिटेंस जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको क्या बोलते हो तुम? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है क्या बोलते हैं उसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल ये ओमेगा एल होता है, और एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये 1/ओमेगा सी होता है। तो व्हेन यू चेंज द फ्रीक्वेंसी, इफेक्टिवली यू आर चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ एक्सएल एंड एक्ससी। सो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी या तो एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी, इम्पेडेंस इधर बिकम्स मिनिमम और बिकम्स मैक्सिमम। तो जब सर्किट का इम्पेडेंस मिनिमम या मैक्सिमम हो तो हम लोग बोलते हैं सर्किट इज इन रेजोनेंस। तो रेजोनेंट सर्किट्स आर दोज सर्किट्स इन विच द वैल्यू ऑफ इम्पेडेंस इज इधर मिनिमम और मैक्सिमम। तो दो टाइप के सर्किट्स है रेजोनेंट सर्किट। पहला सर्किट हमने डिटेल में देखा है एलसीआर, सीरीज एलसीआर, जिसको हम लोग सीरीज रेजोनेंस बोलते हैं। मैं सिर्फ ये फटाफट से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, एज आई जस्ट टोल्ड यू कि जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है वो हम लोग सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए ही डिफाइन करते हैं। तो तुमको ये कॉन्सेप्ट वापस से तुमको लगने ही वाला है, तो बेटर इज टू रिवाइज। तो ऐसा है, सीरीज रेजोनेंस में हमारे पास एक इंडक्टर था, फिर एक कैपेसिटर है, और फिर एक रेजिस्टेंस है। देन यू हैव एन अल्टरनेटिंग सोर्स। तो ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, दिस इज एल, दिस इज सी, दिस इज आर। गुड। तो कम से कम आई एक्सपेक्ट कि आपको बेसिक पता है। E इक्वल्स टू आई जेड, तो I इक्वल्स टू E बाई जेड, एंड जेड इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर। बट सर, तो जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, एंड एज यू नो दैट, तो यू नो दिस कि एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा इज 2πf, तो बेसिकली 2πf एंड ओमेगा एक्ससी इक्वल्स टू 1/ओमेगा-c, मतलब 1/2πfc। तो जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूँ तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ रही है और एक्ससी की वैल्यू कम हो रही है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा हूँ तो एक्सएल की वैल्यू डिक्रीज होगी और एक्ससी की वैल्यू बढ़ेगी। एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ये एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू हो जाती है सेम। अगर वो वैल्यू सेम हो गई तो ये सेकेंड टर्म आपका हो गया 0, मतलब उस केस में जो इम्पेडेंस है वो सिर्फ रह गया आर, दैट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम इम्पेडेंस। तो जब मिनिमम इम्पेडेंस हो तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम। तो रिलेशन क्या है? इनवर्स। तो एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, what you have is XL equal to XC. इस कंडीशन में the circuit is said to be in resonance. The circuit is said to be in resonance. In resonance. और जब ये XL equal to XC हुआ, मतलब XL equal to XC हुआ, तो ओमेगा L equals to 1/ओमेगा-c हुआ। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इज 1/LC, so your omega square equals to 1/LC, 1/LC। तो you have omega equal to under root of omega equal to 1/√LC। इसको मैं ओमेगा आर भी बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। सिर्फ ये है कि ये जो ओमेगा इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको तुम लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हो, ऐसा भी रख सकते हो। इसको याद रखना आप, क्योंकि हमको शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के लिए
हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस लीनियर फ्रीक्वेंसी के लिए डिफाइन नहीं करते, हम एंगुलर के लिए डिफाइन करते हैं। तो इसको तुम लिख सकते हो 1/2 पाई एफ आर इक्वल्स टू 1/रूट ऑफ एल सी, और लीनियर फ्रीक्वेंसी आ गया तुम्हारा एट रेजोनेंस 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी। पक्का? तो इस केस में इम्पिडेंस हुआ मिनिमम, क्योंकि डिनोमिनेटर बिकम्स स्मॉल, तो करंट हो गया मैक्सिमम। तो जब तुम इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, यहाँ पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का, तो यू प्लॉट करंट along the y axis and you plot frequency here. तो remember you can also plot omega, you can also plot f, linear frequency प्लॉट कर लो या हो angular frequency प्लॉट करो, इज द सेम थिंग। और यहाँ पे तुम प्लॉट करते हो करंट को, एंड ये जो प्लॉट आता है इट टर्न्स आउट टू बी समथिंग लाइक दैट, ऐसा एक प्लॉट आता है। क्वेश्चन ये है कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, जब जिस फ्रीक्वेंसी पे XL इक्वल टू XC ये वैल्यू आई, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच XL इक्वल टू XC, जिसको तुम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो, उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इम्पिडेंस क्या हो गया? मिनिमम। तो करंट क्या हो गया? मैक्सिमम। तो जो पीक है ना, अभी ये वर्ड्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, मैंने अभी जानबूझ के एक वर्ड यूज किया पीक, अभी याद रखना पीक। ये जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है, ये जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है, वो आया आपका F इक्वल टू एफ आर पे या ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर पे। ये जो सर्किट होता है सीरीज LCR, सीरीज रेजोनेंस, इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन, पहली बात तो सीरीज सर्किट है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है सीरीज LCR। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि रेजिस्टेंस हम लोग निग्लिजिबल नहीं ले रहे, रेजिस्टेंस है। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे इम्पिडेंस मिनिमम हुआ तो करंट क्या हुआ? मैक्सिमम। पॉइंट नंबर 4, ये सर्किट ऐसा है जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को करस्पॉन्डिंग करंट को ही क्या करेगा? अलाउ करेगा, बाकी सबको क्या करेगा? रिजेक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेप्टर, क्योंकि इट एक्सेप्ट्स करंट करस्पॉन्डिंग टू ओनली वन फ्रीक्वेंसी, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बाकी सबको क्या करता है? रिजेक्ट करता है। तो ये रिजेक्टर नहीं है, ये एक्सेप्टर है। सबको रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ एक को एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्टर है वो। दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर। गुड। तो ये तो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर किया था, एज यू रिमेंबर। अब इसी के साथ एक कनेक्टेड टॉपिक है विच इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जिसको बोलते हैं रेजोनेंस, जिसको बोलते हैं क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर। और आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, और मैंने वो नोट्स में एज इट इज रखा है सो दैट यू कैन करेक्ट इट नाउ, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान चाहिए। तो ये जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है या ये क्यू फैक्टर है, बाय द वे इफ यू रिमेंबर, मैंने तुमको थर्मोडायनामिक्स में भी बताया था हीट इंजन के केस में, अगर मुझे दो इंजन को कंपेयर करना है तो व्हाट पैरामीटर डू आई यूज? इफिशियंसी। कौन सा? इफिशियंसी। मैंने तुमको ट्रांसफार्मर के केस में भी बताया था कि इफ यू वांट टू कंपेयर टू ट्रांसफार्मर अगेन यू यूज इफिशियंसी पैरामीटर, राइट। तो हर एक फिजिक्स के तुमको कोई ना कोई टॉपिक में ऐसा दिखेगा, देयर इज सम पैरामीटर दैट यू यूज टू कंपेयर टू डिफरेंट या तो सिग्नल्स। इस केस में हम लोग पहले सिग्नल कंपेयर कर रहे थे यूजिंग विच वैल्यूज? मीन वैल्यू या फिर RMS वैल्यू। लेकिन मीन वैल्यू हमको देता था एवरेज ओवर अ हाफ साइकिल एंड RMS ओवर अ फुल साइकिल। अब रिमेंबर, अगर मेरे पास दो LCR सर्किट है, इफ आई हैव टू LCR सर्किट एंड आई हैव टू चूज वन ऑफ देम, तो हाउ डू आई चूज वन ऑफ देम? तो उसके लिए भी मुझे एक पैरामीटर चाहिए जो मुझे दो सर्किट को कंपेयर करके बताएगा एंड विच विल टेल मी विच सर्किट इज बेस्ट सूटेड फॉर माय पर्पस। मुझे जिस चीज़ के लिए चाहिए बेस्ट सूटेड कौन सा है। तो यहाँ पे जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बोल रहे हो ना तुम, जिसको क्यू फैक्टर बोल रहे हो, ये एक्चुअली तुम दो LCR सीरीज LCR सर्किट को कंपेयर करने के लिए भी यूज करते हो, एक्चुअली उसी के लिए यूज करते हो। पक्का? तो आगे भी सेमीकंडक्टर में गेन नाम का फैक्टर आएगा, उसका भी वही काम है, टू कंपेयर टू डिवाइसेस। वहाँ पे हम लोग एम्पलीफायर को, जैसे ये तुमने देखा ये ब्लैक कलर का डब्बा लगा हुआ है जिसको तुम एम्पलीफायर बोलते हो, तो एम्पलीफायर अलग अलग टाइप के होते हैं। अलग अलग टाइप मतलब आउटपुट अलग अलग होता है उनका। तो हमको एम्पलीफायर को कंपेयर करने के लिए भी पैरामीटर चाहिए गेन, वैसे यहाँ पे पैरामीटर चाहिए टू कंपेयर टू LCR सर्किट्स। तो हम लोग एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे जिसको बोलेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस यू नीड टू रिमेंबर दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर सीरीज सर्किट, ये पैरेलल के लिए नहीं है, दिस इज फॉर सीरीज रेजोनेंस, इसलिए पहले ये रिवाइज करवाना पड़ा अभी, तो अब ध्यान देना। तो सीरीज LCR सर्किट एज यू नाउ नो
LCR in series, you know कि impedance is minimum, you know कि current is maximum, you know that the circuit accepts only current corresponding to resonant frequency, and you also know that कि जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ एज अ फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी तो वो ग्राफ मुझे ऐसा मिलता है। अभी जस्ट प्लॉट किया आपने। अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालना है। एट रेजोनेंस क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? इम्पेडेंस मिनिमम हुआ। गुड। तो एट रेजोनेंस मैं सब शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बाकी नोट्स में आपको मिल जाएगा। Z इज मिनिमम, इम्पेडेंस मिनिमम मतलब करंट इज मैक्सिमम, राइट? पक्का? तो अब और टेक्स्ट बुक का लिखने का तरीका और अपना समझने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, तो वो जो लिखा है वो भी सही है, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सही है। अब ये जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है या जो क्यू फैक्टर है वो लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इफ़ यू सी, वो ऐसा बोलते हैं, पहले तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिफाइन करने के लिए हमको फ्रीक्वेंसीज का यूज़ करना है। मैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को डिफाइन करूँगा, उससे पहले हमको ऐसा फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। कैसा फ्रीक्वेंसी ढूंढना है? ऐसा फ्रीक्वेंसी ढूंढना है जिस फ्रीक्वेंसी पे जो पावर है वो मैक्सिमम का हाफ हो जाए। क्या हो जाए? मैक्सिमम का हाफ। व्हाट इज पावर? ERMS IRMS, ठीक है। मैंने बोला व्हाट इज मैक्सिमम पावर? E नॉट आई नॉट। क्यों? क्योंकि E नॉट क्या है? पीक वैल्यू है। I नॉट क्या है? पीक वैल्यू है। तो मैक्सिमम पावर कब होगा? व्हेन यू मल्टीप्लाई E नॉट एंड I नॉट, दिस इज मैक्सिमम पावर। रिमेंबर maximum power of an LCR circuit, of course series LCR circuit is, जो मैक्सिमम पावर होगा ना वो होगा E नॉट I नॉट, बिकॉज यू मल्टीप्लाई द पीक वैल्यू ऑफ EMF विद द पीक वैल्यू ऑफ करंट। और अगर तुमको इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए तो E इंटू आई, तुमको एवरेज पावर चाहिए तो ERMS IRMS cos phi। पक्का? तो रिमेंबर इंस्टेंटेनियस में तुम सिर्फ EI लिखोगे तो उसमें साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ऐसा सब आएगा, राइट? और इफ यू राइट डाउन एवरेज पावर इट विल बी ERMS IRMS cos ऑफ फाई, जो हमने ऑलरेडी एवरेज पावर में डिराइव किया था। उसके बाद अगर मुझे सिर्फ पीक वैल्यू देखनी है, मतलब मुझे देखना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द सर्किट, तो क्या आएगा? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इनटू पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब मैं एक ऐसा फ्रीक्वेंसी ढूंढता हूं, तो देयर विल बी अ फ्रीक्वेंसी, there will be a frequency for which power is half of peak value, बराबर? मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा, उस फ्रीक्वेंसी पे जो पावर है वो पीक वैल्यू का हाफ होगा, बराबर? व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ पावर? E0 I0 अपॉन क्या है? 2। मैं इसको ऐसा लिखूं क्या? E0 बाय रूट 2 अपॉन I0 बाय रूट 2। पक्का लिख सकता हूं ना मैं ऐसा? श्योर। मतलब अभी तुम नोट्स दो एक मिनट। यू सी, ये नोट्स में ही लिखने का तरीका क्या है? मैंने आपको क्या बोला कि अगर मुझे एक सर्किट सीरीज LCR सर्किट में से मैक्सिमम पावर चाहिए, मैक्सिमम पावर इज A इंटू आई, तो मैक्सिमम पावर कब होगा? जब पीक वैल्यू ऑफ EMF को पीक वैल्यू ऑफ करंट से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो दैट इज व्हाट? मैक्सिमम पावर। और नॉर्मली पता है क्या होता है? ये सीरीज सर्किट में पता है क्या होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या हुआ? वापस बताओ क्या हुआ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे? जल्दी बताओ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या हुआ? इम्पेडेंस मिनिमम हुआ, करंट मैक्सिमम। तो ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू है I नॉट। इसको तुम सप्लाई वोल्टेज के पीक से मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब इस ग्राफ के हिसाब से यही तुम्हारा मैक्सिमम पावर का पॉइंट है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। So according to the graph, because resonant frequency पे you have the maximum current, that is the peak value of current, and जो भी तुमने सप्लाई लगाया है AC सोर्स, उसका पीक वैल्यू क्या आएगा? E0। और पावर किस पर डिपेंड करता है? E0 पे और I0 पे। तो बट ऑब्वियस पावर मैक्सिमम तब होगा जब E और I दोनों मैक्सिमम हो गए। तो I0 मैक्सिमम, E0 मैक्सिमम, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है? रेजोनेंस पता है क्या हो रहा है? यू आर गेटिंग द मैक्सिमम पावर, दैट इज द आइडिया। अब हमने क्या किया? अब हमने बोला कि ये तो मैक्सिमम पावर हो गया। लेट अस से देयर विल बी अ फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे जो पावर है वो मैक्सिमम का क्या है? हाफ है। तो मैक्सिमम पावर क्या था? E0 I0। तो E0 I0 बाय 2, इसको ऐसा लिखूँ क्या मैं? E0 बाय रूट 2 और I0 बाय रूट 2। इसका मतलब
अभी आपके ही ये जो नोट्स है या टेक्स्ट बुक है उसमें कैसा लिखते हैं, वो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्यू फैक्टर के नीचे लास्ट पैराग्राफ देखो. सपोज वी चूज अ वैल्यू फॉर ओमेगा for which the amplitude is 1 by root 2 times its maximum value, the power dissipated by the circuit becomes half. देखा लास्ट पैराग्राफ. सपोज वी चूज अ वैल्यू ऑफ ओमेगा, हमने ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी की ऐसी वैल्यू चूज की such that for which the amplitude what is the amplitude of EMF E0, what is the amplitude of current I0, so such for which the value is 1 by root 2 times of amplitude, ऐसा लिखा है वहाँ पे. तो उनके बोलने के हिसाब से हमने ऐसा एक फ्रीक्वेंसी ढूंढा है जिस वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जो EMF है वो पीक वैल्यू बाय क्या है √2, और करंट भी क्या है पीक वैल्यू बाय √2. उन्होंने ऐसा EMF और करंट वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने क्या बोला द सिग्नल. अभी सिग्नल तो ये भी सिग्नल है वो भी सिग्नल है, मतलब ये सिग्नल 1 by √2 ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब किसकी बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है. पक्का गुड. आई रिपीट अगेन, इट इज अ सिंपल थिंग. सिर्फ उनके लिखने का तरीका बहुत अलग है, कंफ्यूजिंग है, हमको सिंपल करके लिखना है. मैंने सीधा बोल दिया फ्रीक्वेंसी की एक ऐसी वैल्यू होगी जिसपे पावर क्या होगा हाफ ऑफ मैक्सिमम. मैक्सिमम का हाफ लिया, मैक्सिमम क्या है E0 I0 बाय हाफ किया तो E0 by √2 I0 by √2. पक्का. इसका मतलब तुमको दिख रहा है कि उस फ्रीक्वेंसी पे जहाँ पे पावर हाफ हुआ मैक्सिमम का, उस फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल क्या हो गया 1 by √2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड. 1 by √2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड. पक्का पक्का, श्योर, गुड. देन अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, आई ऑल्सो टोल्ड यू कि ये क्या है मैक्सिमम पावर है. क्या है ये मैक्सिमम पावर. हमको ऐसा फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसपे मैक्सिमम पावर बाय क्या हो 2 हो. बराबर. इमेजिन दिस इज द पॉइंट विच करस्पॉन्ड्स टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर. अगर ये हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर को करस्पॉन्ड कर रहा है तो ये भी कर रहा है फिर. इसका मतलब तुम्हारे पास एक्चुअली एक नहीं, तुम्हारे पास 2 फ्रीक्वेंसीज है जहां पे तुमको पीक वैल्यू का क्या मिलने वाला है हाफ. यस और नो. तो इसको मैं बोल देता हूँ ω1, इसको मैं बोल देता हूँ ω2. तो देयर इज नॉट वन फ्रीक्वेंसी, देयर आर 2 फ्रीक्वेंसीज फॉर विच द पावर इज हाफ ऑफ मैक्सिमम. और ये जो ω1 है, रिमेंबर ω1 है, वो ωr से कम है कि ज्यादा है, ωr से कम है कि ज्यादा है. अरे ω1 की वैल्यू ωr से छोटी है कि बड़ी है, छोटी है, और ω2 की वैल्यू बड़ी है. लेट अस से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ω1 और ω2 ये दोनों डेल्टा ओमेगा सेपरेशन पे है, क्योंकि दिस इज अ स्मॉल स्प्रेड. अभी मैं स्प्रेड जैसा वर्ड यूज करूंगा बिकॉज नाउ वी आर इनटू बेसिकली मैथमेटिक्स, क्योंकि अभी मैथ स्टार्ट हो गया है यहाँ से. अब तो मैं तुमको फिजिक्स बता रहा था ऐसा होगा ऐसा होगा. तो मैथमेटिक्स में जब तुम एक वैल्यू लेते हो, फॉर एग्जांपल 2, और मैंने उसके आसपास 2 वैल्यू ली 1.9 एंड 2.1, तो वो जो 2 है उससे 0.1 टू द लेफ्ट एंड 0.1 टू द राइट, तो 1.9 एंड 2.1. तो these 2 values have a small spread from their peak value which is 2. यहाँ पे peak value कौन था ओमेगा आर. ये स्प्रेड स्मॉल है, हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे पता है डेल्टा ओमेगा. इसको पता है क्या बोलेंगे डेल्टा ओमेगा. पक्का श्योर 100%. अब मुझे ये डायग्राम देख के बताओ, ये जो 2 फ्रीक्वेंसीज है ना, ये जो 2 फ्रीक्वेंसीज है, तो देर आर 2 फ्रीक्वेंसीज एट विच देर आर 2 फ्रीक्वेंसीज at which power is half of maximum. उसमें से पहला फ्रीक्वेंसी ω1, दूसरा फ्रीक्वेंसी ω2. अब मुझे बताओ ये ω1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ωr क्या आएगी. ωr माइनस, क्योंकि ये ω1 की वैल्यू कम है. ये अगर यहां से काउंट करूंगा तो, क्योंकि यू आर प्लॉटिंग ऑन द एक्स एक्सिस, ωr माइनस डेल्टा ओमेगा क्या होगा ωr माइनस, उधर प्लस लिखा है नोट्स में है ना प्लस. ω1 क्या लिखा है ωr माइनस लिखा है, हाँ फिर ठीक है, फिर देन इट इज ओके. तो मे बी आई हैव करेक्टेड इट और मे बी दे हैव करेक्टेड इट, आई डोंट नो, बट ω1 विल बी व्हाट ωr माइनस डेल्टा ओमेगा, ऐसे आएगा ना.
ओमेगा 2 क्या आएगा, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा टू ये ओमेगा आर के राइट साइड में है, आगे है वो वैल्यू, मोर वैल्यू। हो गया, पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो ये दो ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिससे पावर इज हाफ ऑफ मैक्सिमम, हाँ कि ना, यस। अब इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है ओमेगा टू और ओमेगा वन, इसका जो डिफरेंस है इसको बोलते हो बैंडविड्थ। क्या बोलते हो, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज the difference between these two frequencies, the difference between omega 2 and omega 1, omega 2 and omega 1। तो जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ बाय डेफिनेशन ये है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। व्हाट इज ओमेगा 2, ओमेगा आर प्लस डेल ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा 1, ओमेगा आर माइनस डेल ओमेगा, डेल मतलब डेल्टा, ओमेगा आर कैंसिल, डेल्टा ओमेगा माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो क्या हो गया 2 डेल्टा ओमेगा। दिस इज द बैंडविड्थ। अब देखो ये नया पैरामीटर है, इसके आगे से जब दो एलसीआर सर्किट कंपेयर करोगे ना, तो कभी कभी बैंडविड्थ के टर्म्स भी कंपेयर होता है कि इस सर्किट का बैंडविड्थ इतना है। जितना ज़्यादा बैंडविड्थ हो उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वो सर्किट एमिट कर सकता है, क्योंकि स्प्रेड बढ़ जाएगा। अगर मैं इधर ही कंपेयर करके दे देता हूँ आपको, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स है, खासकर अगर किसी का है, आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। अगर मेरे पास इमेजिन ऐसा और एक सर्किट है, मैं जानबूझ के ओवरलैप कर रहा हूँ, तो इसका बैंडविड्थ ज़्यादा है, तो जितना बैंडविड्थ ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इमिट होगा, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ शार्पनेस। व्हाट इज शार्पनेस, शार्पनेस मतलब you know what is sharpness, you know, or understand what is the meaning of sharp in English? तो एम्पलीट्यूड यू कैन से, तो बेसिकली एम्पलीट्यूड कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा उसमें। तो एनीवेज, तो अभी हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ नहीं जाएंगे, जितना आपको है सिलेबस में फिजिक्स में उतना देखना है। तो ये हो गया बैंडविड्थ। क्या हो गया ये, बैंडविड्थ 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा। अब हम डिफाइन करेंगे रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मतलब क्यू फैक्टर। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या फिर क्यू फैक्टर, इट इज द रेशो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू दैट ऑफ बैंडविड्थ। व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर, उसको किससे डिवाइड करोगे, बैंडविड्थ से। तो हो जाएगा आपका डेफिनेशन ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या फिर जिसको तुम क्यू फैक्टर बोल रहे हो, क्यू फैक्टर, it is defined as the ratio of resonant frequency upon bandwidth, good। तो you have this as, और तुमको दिख रहा होगा ये बैंडविड्थ डिनोमिनेटर में है, इसलिए मैंने अभी बोला अगर बैंडविड्थ ज्यादा होगा तो शार्पनेस कम होगा, मतलब एम्पलीट्यूड कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा वो। व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर, और बैंडविड्थ कितना हो गया 2 डेल्टा ओमेगा। डन, दैट इज ऑल अबाउट शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज प्योरली डिफाइंड फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट, इसको पैरेलल पे लगाना ही नहीं। अब सीरीज एलसीआर सर्किट का तुमको कम से कम ये कर्व तो पता है ही। हमको पता है कि एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब पीक है, और करंट की वैल्यू पीक है तो उस वैल्यू पे पावर भी पीक होना चाहिए, E0 I0। तो पावर, पीक पावर, मैक्सिमम पावर E0 I0। हम ऐसे फ्रीक्वेंसीज पहले ढूंढते हैं, वी फाइंड सच फ्रीक्वेंसीज फॉर विच द वैल्यू ऑफ पावर इज हाफ ऑफ पीक वैल्यू। तो P max by 2, E0 I0 by 2, E0 by √2 I0 by √2। इसी को टेक्स्ट बुक में लिखा है कि हम लोग ऐसे सिग्नल, ऐसे फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं जिसपे सिग्नल का एम्पलीट्यूड, सिग्नल का वैल्यू क्या हो, एम्पलीट्यूड बाय √2, क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे एम्पलीट्यूड बाय √2। और याद रखना ये E0 कौन था, एम्पलीट्यूड ऑफ EMF था, ये I0 कौन था, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट था। सिर्फ आपके बुक में लिखते ऐसा है, द फ्रीक्वेंसीज एट विच द वैल्यू ऑफ सिग्नल इज एम्पलीट्यूड बाय √2। तो हम सीधा सीधा बात करेंगे, दीज आर द फ्रीक्वेंसीज एट विच पावर इज हाफ ऑफ मैक्सिमम, P max by 2। गुड, देन फिर ऐसे दो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले उसके बाद में है, जहाँ पे आपको वैल्यू पावर की हाफ मिलने वाली है कंपेयर टू मैक्सिमम। तो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ओमेगा 1 इज ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा,
where delta omega is the difference of this frequency from the resonant frequency, right? और omega 2 is omega r plus delta omega, इन दोनों को माइनस करोगे तो ये जो omega 2 और omega 1 का डिफरेंस है इसको बोलते हो बैंडविड्थ। ये वर्ड्स तुम नॉर्मली भी यूज करते हो, बैंडविड्थ सुना हो कहीं पे, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में यूज होता है पहले बैंडविड्थ, अभी भी यूज होता है। यू नो ये जो 3G 4G 5G स्पेक्ट्रम के ऑप्शंस होते हैं ना, उसमें यू मस्ट नो कि हर एक बैंडविड्थ पे बोली लगती है बिड्स, एंड देन अकॉर्डिंग टू द बिड दैट द कंपनी हु विंस द बिड, उस कंपनी को उतने ही फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट करने की परमिशन होती है। दे कैन नॉट ऑपरेट एट अदर फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि वो किसी और को देते हैं फिर। तो वही है, दिस इज द बैंडविड्थ, दिस इज बेसिकली द स्प्रेड ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, फॉर एग्जाम्पल एक XYZ कंपनी ने बिड लगा के इतने फ्रीक्वेंसीज का सेट खरीद लिया, तो अभी इतने फ्रीक्वेंसी में सिर्फ वही कंपनी ऑपरेट करेगा, राइट? उसके पीछे भी बड़ा साइंस है। आपको पता है हर एक बैंडविड्थ सेम रेट पे नहीं जाता है, जस्ट फॉर द सेम रीजन यू सी देयर आर सर्टन बैंडविड्थ जो जिनका लॉस ड्यू टू ट्रांसमिशन कम होता है। पहली बात, हम लोग कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं रेडियो वेव्स। क्यों रेडियो वेव्स, बाकी वेव्स क्यों नहीं? देयर आर मल्टीपल रीजंस, फ्रॉम हेल्थ रीजन टू लॉस रीजन ऑल्सो। लॉस मतलब जब तुम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हो तो ऑफकोर्स इट हैज टू पास थ्रू एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर कुछ गैसेस है, अगर वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो योर सिग्नल विल नॉट रीच। तो देयर आर सम फ्रीक्वेंसीज, रेडियो फ्रीक्वेंसीज में सबसे कम लॉस होता है, ऑलमोस्ट नो स्कैटरिंग ऑफ द वेव्स। उसमें भी हर एक फ्रीक्वेंसी का सेम बिहेवियर नहीं है, इसके लिए वो बैंडविड्थ भी यू डोंट गेट इट एट द सेम कॉस्टिंग। तो एनीवेज, तो अभी आ गया, ये मिल गया तुमको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बैंडविड्थ मिल गया 2 डेल्टा ओमेगा। फिर तुमने शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिफाइन कर दिया, इट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ये आ गया आपका शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इसका एक फॉर्मूला भी बनेगा इन टर्म्स ऑफ LC एंड R, वो भी बनेगा। तो वो हम लोग आपके नीट के PYQ में क्वेश्चन है, वो तब मैं आपको बताने वाला हूँ। इन टर्म्स ऑफ LC एंड R इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो दिख ही रहा है व्हाट इज ओमेगा R 1/√ऑफ LC। तो वो मैं तब का तब बताऊंगा। Now we'll move to the last theory topic of this chapter, which is parallel resonance. Again a simple, very simple topic. तो अगला टाइप का जो रेजोनेंस है वो है पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल रेजोनेंस, अभी याद रखना, जैसे सीरीज रेजोनेंस में इंपेडेंस की वैल्यू मिनिमम हुई थी तो करंट क्या हुआ था? मैक्सिमम। यहाँ उल्टा होता है, इस केस में द वैल्यू ऑफ इम्पेडेंस इज मैक्सिमम, सो द करंट इज मिनिमम। और ये जो पैरेलल रेजोनेंस है इसमें रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसमें हम लोग लेते हैं इंडक्टर और हम लोग लेते हैं कैपेसिटर, एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, किसका किसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है? इंडक्टर का और कैपेसिटर का। इनको हमने कनेक्ट कर दिया विथ अ सोर्स ऑफ EMF, अल्टरनेटिंग सोर्स। तो एक कंफ्यूजन और ये भी होता है, हमने पहले भी तो कहीं LC सर्किट देखा था क्या? देखा क्या पहले LC सर्किट? देखा कि नहीं देखा? हैव यू स्टडीड LC सर्किट समवेयर? अरे LC ऑसिलेशन सीखा था कि नहीं सीखा था तुमने? सीखा था ना? वो और ये सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें एक्सटर्नल सोर्स नहीं था, उसमें सिर्फ तुमने एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस एक इंडक्टर लगा दिया, वो और ये सेम नहीं है। यहाँ पे तुम एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF लगा रहे हो, E। और क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो तुमको पता है, डू यू नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स connected in parallel is always same and it is actually equal to the supplied voltage। हम अगर कितने भी कंपोनेंट्स पैरेलल में लगा दे तो पैरेलल में जितने भी कंपोनेंट्स हम लगाते हो सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? सेम। तो इन दिस केस, एंड अगेन मैं ज्यादा लिखने नहीं वाला हूँ, नोट्स में है, इन दिस केस यू शुड नो दैट द सप्लाइड वोल्टेज E is equal to EL is equal to AC। ये सेम है। अब बिफोर आई गो अहेड विद द फर्दर मैथमेटिक्स,
पहले मैं इसका तुमको ड्रॉ करके दे देता हूँ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम इजी बनाने के लिए नॉर्मली हम लोग हॉरिजॉन्टल के अलोंग किसको प्लॉट करते हैं, किसको प्लॉट करते हैं, करंट को प्लॉट करते हैं हॉरिजॉन्टल के अलोंग करंट। और अगर इंडक्टिव सर्किट होगा तो ईएमएफ लीड्स बाय 90 डिग्री वर्टिकल, और लैग होगा तो नीचे, राइट। इधर हम अभी उल्टा करने वाले हैं, इधर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल के अलोंग प्लॉट करने वाले हैं ईएमएफ को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ सेम है, ईएमएफ चेंज होने ही नहीं वाला। ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज सेम बिकॉज दे आर इन पैरेलल। इसके लिए हमने क्या किया, अभी यहाँ पे प्लॉट कर दिया ई, या फिर यहीं पे प्लॉट कर दिया ई एल, या फिर यहीं पे प्लॉट कर दिया ई सी, बिकॉज दे आर द सेम। तो थोड़ा सा लॉजिक भी साथ में लेके चलोगे तो तुमको याद नहीं रखना पड़ेगा, जस्ट लॉजिक कि अरे हाँ बराबर, यहाँ तो ईएमएफ सेम है। वहाँ पे उस केस में इट वाज कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट करंट विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब इमेजिन मेरे पास, अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा इसको मैं अभी डीसी के साथ कंपेयर करता हूँ। आई वांट यू टू कंपेयर विद डीसी आल्सो। डीसी सर्किट्स में क्या होता था, यहाँ पे एक सेल था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, टोटल करंट यहाँ आए सम करंट आए, और वो जंक्शंस पे आके स्प्लिट हो गया। दिस इज अ जंक्शन पॉइंट, दिस इज जंक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे कुछ करंट गया, कितना गया, आई एल। यहाँ पे कुछ करंट गया, कितना गया, आई सी। और तुम लिख देते थे आई इक्वल टू आई एल प्लस आई सी, बिकॉज जंक्शन पे करंट क्या हुआ, स्प्लिट। यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन लिखना नहीं, वो तब होता है जब यहाँ रजिस्टर्स हो, क्योंकि रजिस्टर की वजह से लीड लैग होता नहीं है। करंट इज ऑलवेज इन फेज, राइट। तो जो ऊपर के रजिस्टर से करंट जाएगा और जो नीचे के रजिस्टर से करंट जाएगा, दे डू नॉट लीड और लैग कंपेयर टू ईएमएफ। लेकिन एसी सर्किट्स में डायरेक्टली लिखना ही नहीं, डू नॉट राइट डाउन डायरेक्टली आई इक्वल टू आई एल प्लस आई सी। अगर लिखे तो तुम गए। वापस बोल रहा हूँ मैं, इफ यू डू नॉट पे अटेंशन तो आई विल जस्ट से ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप लोगों को ये इतना डेप्थ में पढ़ाने के बाद भी अगर तुमसे आंसर नहीं आ रहे मेरे को, तो फिर आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड नाउ। तो एक बात बताओ, अगर कैपेसिटिव सर्किट हो, कैपेसिटिव कौन लीड करता है, करंट। और वो करंट अगर लीड करता है तो कितने से लीड करता है, 90 पाई/2। तो उसको तुम एंटी क्लॉकवाइज में आगे दिखाओगे कि पीछे दिखाओगे, you will show it in anti-clockwise direction. You will show this in anti-clockwise direction. So you will have, ये आएगा तुम्हारा IC, क्या आएगा, IC क्या आएगा, ये IC, क्योंकि कैपेसिटेंस के केस में करंट लीड्स, और यही ये जो करंट का I जो कैपेसिटर से गया वो EMF के कंपैरिजन में लीड कर रहा है। और ये आई का जो एक पार्ट है आई एल, जो इंडक्टर से गया, वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है कंपेयर टू ईएमएफ। तो यहाँ पे आएगा, डू यू रिमेम्बर डूइंग सिमिलर इन सीरीज एलसीआर। सिर्फ सीरीज एलसीआर में तुमने इधर आई लिखा था, इधर ईएल लिखा था, इधर ईसी लिखा था। अब जैसे वहां पे दो केसेस बने थे, एक ईएल ग्रेटर देन ईसी और एक ईएल लेस देन ईसी, यहाँ पे भी दो केस बनते हैं, या तो IC ग्रेटर देन IL या तो IC लेस देन IL। तो मैं यहाँ पे भी एक ही केस डिस्कस करने वाला हूँ। आई विल बी डिस्कसिंग द केस ऑफ IC ग्रेटर देन IL। इफ IC इज ग्रेटर देन IL तो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे, ओवर हियर, ये हो गया रिजल्टेंट। तो दिस इज IC माइनस IL, बराबर, पक्का पक्का, श्योर। दिस इज योर नेट करंट, तो इट इज नॉट IC प्लस IL, इट इज IC माइनस IL। तो यहाँ जो नेट करंट आएगा वो होगा IC माइनस IL, इक्वेशन नंबर 1। बट फॉर अ सर्किट इन विच IC इज ग्रेटर देन IL, उल्टा करोगे उल्टा, तो IL माइनस IC। और ये IC ग्रेटर की IL ग्रेटर, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। क्यों, व्हाट इज ओहम्स लॉ, E इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू E बाई R। अभी मैं आता हूँ उस केस पे। तो एज यू सेड, I equals to E by R, एक्चुअली E by X ऐसा आएगा, क्योंकि यहाँ पे R तो है ही नहीं, यहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर है, और कैपेसिटर और इंडक्टर के पास रिएक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस नहीं होता है ना।
तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इंडक्टेंस की तो IL इक्वल टू EL बाय XL और IC इक्वल्स टू EC बाय XC। लेकिन ये EL और EC सेम है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो बट एज यू नो कि E एंड EL एंड EC आर सेम, पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। तो IL इक्वल टू क्या आएगा E बाय XL और ये हो जाएगा E बाय XC। दिस विल बी E बाय XC, दिस मतलब IC। पक्का पक्का, गुड। तो अभी मैंने आपको बोला कि IC ग्रेटर कि IL ग्रेटर, वो डिपेंड करेगा XL और XC पे, और XL एंड XC इन रिटर्न डिपेंड ऑन ओमेगा। किस पे डिपेंड करता है? तो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा कि तुमको ये केस मिल रहा है कि उल्टा केस मिल रहा है। तो हम फिलहाल तो IC ग्रेटर IL का देख लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 यू हैव I इक्वल्स टू IC माइनस, लेकिन IC क्या है? E बाय XC माइनस IL, लेकिन IL क्या है? E बाय XL। तो I इक्वल टू E कॉमन आ गया, 1 बाय XC माइनस 1 बाय XL। पक्का पक्का, श्योर 100%। कुछ भी गड़बड़ नहीं है यहाँ पे, पक्का, डन, गुड। अब मैंने तुमको थोड़े टाइम पहले बताया कि ये सर्किट में इम्पिडेंस क्या होता है? मैक्सिमम। व्हाट इज इम्पिडेंस? E बाय I, E इक्वल टू YZ, तो E बाय I इज Z। तो एक काम करो, E बाय I करना है ना, ये I को उधर शिफ्ट कर दो। कर लिया क्या? कर लिया। इस टर्म को यहाँ शिफ्ट करो तो 1 अपॉन आ गया, गुड। अब कंपेयर करके बताओ इम्पिडेंस क्या है? 1 बाय XC माइनस 1 बाय XL। तो इसको मैं कंपेयर करता हूँ इक्वेशन नंबर 4 को विद इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम 4 and 5 you have impedance Z equals to 1 upon XC minus 1 upon XL। पक्का पक्का, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो। ये E कॉमन आया, E बाय I इक्वल टू 1 अपॉन ये आ गया, कंपेयर किया E बाय I इक्वल टू Z से, E इक्वल टू I से होता है तो Z मिल गया, राइट, श्योर। अभी मैंने आपको बोला कि पैरेलल रेजोनेंस में इम्पिडेंस क्या होता है, जल्दी बताओ। मैक्सिमम की मिनिमम? मैक्सिमम। तो इन पैरेलल रेजोनेंस Z इज मैक्सिमम। अब मुझे बताओ Z की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 0। वेरी गुड, डिनोमिनेटर शुड बी 0, मतलब 1 बाय XC माइनस 1 बाय XL इक्वल टू 0, मतलब 1 बाय XC माइनस 1 बाय XL इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 बाय XC इक्वल्स टू 1 बाय XL, मतलब XL इक्वल्स टू XC। फिर से वही कंडीशन बन गया। पिछले केस में सीरीज रेजोनेंस में यही था, XC इक्वल टू XL, लेकिन वहां पे इम्पिडेंस मिनिमम हो रहा था। यहाँ पे वापस से XC इक्वल टू XL, लेकिन इम्पिडेंस मैक्सिमम हो रहा है, बराबर, गुड। तो अगेन यू गेट द सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला। तो अभी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम ही बनने वाला है क्योंकि कंडीशन ही सेम बन गई, सिर्फ ग्राफ अलग बनेगा इसका। तो XL is omega L, this is 1 by omega C, because you are talking about resonance, तो omega R लिख देता हूँ मैं। तो omega R square equals to 1 by LC, तो omega R equal to 1 by root of LC, तो omega R is basically 2 pi FR, 1 by root of LC, तो you have FR equals to 1 upon 2 pi root of LC। आ गया, गुड। तो सिर्फ इतना याद रखना, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। पैरेलल रेजोनेंस में रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ L और C है इन पैरेलल, और इन पैरेलल होने की वजह से
जो तुमने ईएमएफ लगाया है वो दोनों के अक्रॉस सेम आएगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। तो E इक्वल टू ई एल इक्वल टू ई सी, ई इक्वल टू ई एल इक्वल टू ई सी, पक्का, राइट। एंड देन जो करंट है वो जंक्शन पॉइंट पे स्प्लिट तो हुआ, लेकिन डायरेक्टली तुम I इक्वल टू आई एल प्लस आई सी या आई सी प्लस आई एल नहीं लिख सकते हो। हमको देखना पड़ता है यहाँ पे फेज डिफरेंस इंक्लूड करना पड़ता है। तो आई सी ऊपर है क्योंकि वो कैपेसिटिव सर्किट में करंट विल लीड और इंडक्टिव में इट विल लैग। तो आई सी और आई एल दोनों का रिजल्टेंट देखना पड़ेगा, आई सी माइनस आई एल, दैट इज द नेट करंट। फिर यहाँ पे एज यू नो ई, of course you know that I equal to E by X, तो IL equal to EL by XL, IC equals to EC by XC। तो यहाँ से तुमको ये वैल्यूज वहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यू गेट I equal to E 1 by X minus 1 by XL। तो E by I equal to 1 upon 1 by X minus 1 by XL, ये है इम्पेडेंस। तो इम्पेडेंस मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए ना, इन्फिनिटी। तो वहां से मिल गया XL इक्वल टू XC, मतलब बेसिकली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम आने वाला है इररिस्पेक्टिव ऑफ सीरीज रेजोनेंस के पैरेलल रेजोनेंस। अब सिर्फ यहाँ पे जब तुम फ्रीक्वेंसी प्लॉट करोगे एज अ फंक्शन ऑफ करंट, तो जो पिछले केस में था उसका उल्टा ग्राफ आने वाला है, ऐसा आएगा। और रिमेंबर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या हुआ, क्या हुआ, जल्दी बोलो, क्या हुआ, इम्पेडेंस क्या हुआ, मैक्सिमम। तो करंट क्या होना चाहिए, मिनिमम। इम्पेडेंस प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली स्पीकिंग इंफिनिटी था, तो करंट कितना होना चाहिए, जीरो। पर ऐसा प्रैक्टिकली कभी होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी प्रैक्टिकली जीरो होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, क्योंकि तुमने जो इंडक्टर कॉइल बनाया वो एक कंडक्टिंग मटेरियल है। कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस जीरो सिर्फ सुपर कंडक्टर में होता है जो तुमने यूज कर रहे हैं। तुमको तो पता भी नहीं अभी तक सुपर कंडक्टर है क्या, वो तुम फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में सीखोगे। तो अभी इफेक्टिवली स्पीकिंग जो तुमने इंडक्टर कॉइल बनाया था उसके साथ थोड़ा सा रेजिस्टेंस है ही मटेरियल का, मतलब इम्पेडेंस की वैल्यू प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज नॉट इन्फिनिटी। तो ज्यादा है यस, पर इन्फिनिटी नहीं है। तो करंट भी जीरो नहीं है, करंट बहुत कम है, तो वेरी स्मॉल करंट फ्लोज, पक्का। अब इस सर्किट का नाम है रिजेक्टर सर्किट। क्या नाम है इसका, रिजेक्टर। क्यों रिजेक्टर, क्योंकि ये क्या करता है पता है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को करस्पॉन्डिंग करंट को रिजेक्ट कर देता है, आने नहीं देता है, क्योंकि करंट वैसे भी जीरो है तो कहाँ से आने देगा, करंट आ ही नहीं रहा, बराबर। तो बाकी सबको अलाउ करता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का क्या करता है, रिजेक्ट, एंड इट इज कॉल्ड एज रिजेक्टर सर्किट। डन। So that is the end of theory part of this chapter.